अमेरिकी सदर जो बाइडेन जो हैं उन्होंने एक कमेंट किया कि अगर इस वक्त वॉशिंगटन डीसी से इजरायली जूश को निकाल दिया जाए और इंडियंस को निकाल दिया जाए अमेरिका से, तो अमेरिका चलेगा किस तरह? मेरा ये क्वेश्चन है। भारत की तरक्की का सीक्रेट सिर्फ मोदी साहब है, बीजेपी है। अमेरिका का नो डाउट एक सुपर पावर है दुनिया का, लेकिन फिर भी इंडिया सामने जैसे खड़ा होता है। 3 औजार के साथ घूमते हैं, एक पैंट के जिप में। बीइंग एन अमेरिकन, मेरा ख्याल है मैं इंडिया से माफी मांगना चाहूंगा उनकी स्टेटमेंट पे, क्योंकि बाबा जी मुझे लग रहा है उस दिन शायद दवाई नहीं खाई थी उन्होंने। यार कैसे बातें कर रहे हो आप? कभी ये पॉसिबल है? ये आप एक फिक्शन, एक ख्याल का इजहार कर सकते हैं, लेकिन आप ये कह नहीं सकते। अच्छा, फिर इकॉनमी की बात करते हैं, कहते हैं जी जापान तरक्की नहीं कर रहा, इंडिया तरक्की। और इंडिया की जो इकॉनमी देखे वो 8.4%, 8.6% पे, आपकी इकॉनमी की ग्रोथ क्या है? 2% पे है। डॉक्टर जयशंकर साहब ने अपने किसी ने क्वेश्चन के जवाब में दिया कि वी आर द मोर पोलरिस्टिक कंट्री, और बिल्कुल मैं उनसे एग्री करूंगा कि चीमा साहब 121 जबानें बोली जाती हैं भारत के अंदर, 22 जबानें ऑफिशियल हैं वहां पे। तो उस कंट्री को कहना कि यू डोंट नो व्हाट द इमिग्रेशन इज, यू डोंट नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, जिनकी इकोनॉमी 8.4% पे ग्रो कर रही है, उनको कहा जाए कि यू आर सफरिंग ड्यू टू द बैड इमिग्रेशन पॉलिसीज। अगर देखा जाए तो उसके पीछे जो भारत की ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, मेरा ख्याल है वो वेस्ट को पसंद नहीं आ रही। मेरा ये इनसे क्वेश्चन ये होगा कि अगर इस वक्त वॉशिंगटन डीसी से इजरायली जूश को निकाल दिया जाए और इंडियंस को निकाल दिया जाए अमेरिका से, तो अमेरिका चलेगा किस तरह? मेरा ये क्वेश्चन है। किस तरह चलाओगे भाई आप? गूगल अपना किस तरह चलाओगे? माइक्रोसॉफ्ट अपना किस तरह चलाओगे? फेडेक्स किस तरह चलाओगे? फेडेक्स का हेड भी इस वक्त भारतीय निजात। 300 पॉलिसी रिलेटेड बाइडेन साहब की अपनी अपॉइंटमेंट है, इंडियन अमेरिकन है। अगर उनको निकाल दिया जाए तो पीछे आप क्या करोगे फिर? क्योंकि इनको सोचना चाहिए, बेस है चीजें। तीसरा, उनका बिजनेस फ्रेंडली मॉडल है उनका, और उनकी तरक्की का सीक्रेट भी मैंने आपको बताया था कि भारत की तरक्की का सीक्रेट सिर्फ मोदी साहब है, बीजेपी है। आज फिर दोबारा अगर कोलिशन गवर्नमेंट में जाएंगे, जितनी तरक्की की खत्म हो जाएगी उनकी। मैंने बड़े इसके रिसर्च बेस्ड बात कर रहा हूं मैं, इसमें क्योंकि मैं एग्जैजुरेट नहीं कर रहा हूं। और भारत का टाइटल आपका पार्टनरशिप है। मैंने आज अगर वॉशिंगटन डीसी से या अमेरिका की बड़ी कंपनियों से आप भारतीय निकाल दें तो जीरो, शाम को बैंक्रप्सी दे देंगे अमेरिकन कंपनियां भी दे देंगी। तो इनको ये बातें करने से सोचना चाहिए पहले कि हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। इस वक्त इंडिया की तरक्की करते हुए नजर आ रही है। 5 नए एयरपोर्ट सिर्फ यूपी के अंदर बन रहे हैं। आप हाईवेज का जाल देखें, वहां बिछ रहा है। नजर आ रहा है कि पढ़ी लिखी मिडिल क्लास होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है। उसकी वजह ही होती फैक्ट्रियों से प्रोडक्ट चल के उसने मार्केट तक जाना होता है, फैक्ट्रियों से प्रोडक्ट निकल के पोर्ट तक जाना होता है, वो सड़कों से जाता है। उन्होंने हवा में तो नहीं जाना ना। या सी पोर्टें होती हैं, एयरपोर्ट होते हैं, हाईवेज होती है। जहां पे ये चीजें नहीं बन रही होती, उनकी इकॉनमी नजर आ रही होती ग्रो नहीं कर रही। तो अमेरिका की इकॉनमी अब ग्रो नहीं कर रही है। लेकिन दुख जरूर होता है कि मादरे मिल्लत के हालात क्या है और आस पड़ोस में हालात क्या है। हालात उनके आपसे बहुत आगे हैं। और मैं हमेशा इस तरह कहता हूँ चीमा साहब, मेरी ख्वाहिश है कि बच्चे पाकिस्तानी भारतीय खबरें सुने, उनके न्यूज़पेपर देखें, उनकी ग्रोथ देखें, उनकी तरक्की देखें और कुछ लर्न करने की कोशिश करें। उनकी तरक्की का सीक्रेट सिर्फ एक ही है, सिर्फ चीमा साहब, कि पढ़ाई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अलावा उनकी तरक्की का कोई सीक्रेट नहीं। और इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पासपोर्ट पर ही इजराइल को हराम कह दिया गया है कि भाई इजराइल में ना तो पाकिस्तान का कोई शहरी जा सकता है और ना ही इजराइल के साथ कोई ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं। अगर हम तुर्की की बात करते हैं तो तुर्की का मामला थोड़ा अलग है। ये तुर्की ने सबसे पहले इजराइल को एक्सेप्ट भी किया और उसके साथ ताल्लुकात भी अच्छे किए, मतलब बेहतर किए। रिलेशनशिप्स उनके साथ बहुत अच्छे हैं, उनकी ट्रेड भी हो रही और आपस के मामलात भी कुछ अलग है। तो उस पर भी हम बात करेंगे कि तुर्की ने अब नई क्या स्टेटमेंट दी है और नई क्या पॉलिसीज बनाई हैं, क्या बोला है इजराइल के मामले में, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे और इसी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं, जो कि हम बात कर रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज की, कि मुस्लिम कंट्रीज इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, तो उनमें एक नाम बांग्लादेश का भी आता है। ये बांग्लादेश ये बड़ा दावा करता है कि पहले इजराइल फलस्तीन को आजाद करे, फलस्तीन को रिहा करे, तभी हम इजराइल को एक्सेप्ट करेंगे, कबूल करेंगे। लेकिन अगर हम अंदर वाले खाते की बात करते हैं तो बांग्लादेश की इनडायरेक्टली और सीक्रेटली
ट्रेड भी हो रही है इसराइल के साथ, जो कि बांग्लादेश कहता है कि हम पर एलिगेशंस लगाई जा रही हैं और हमारी कोई ट्रेड नहीं है, जबकि अंदर वाले खाते सब कुछ हो रहा है। तो भाई अब बढ़ते हैं ईरान की तरफ, और ईरान भी एक मुस्लिम कंट्री है जहां पर शियाओं की तादाद ज्यादा है, और पाकिस्तान का और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है मजहबी डिफरेंस की वजह से। और ईरान भी ये कहता है कि हम इसराइल को कबूल नहीं करते, और हमने देखा है कि आपस में इनकी झड़प भी चलती रहती है, अटैक्स वगैरह भी हो रहे थे। रिसेंटली हमने देखा कि इसराइल और ईरान के दरमियान अटैक्स हुए, बमबारी हुई, मिसाइल्स फेंके गए, ड्रोन हमले किए गए, और वो कहते हैं, ईरान वाले कहते हैं कि ये ज़ोनिस्ट रजीम है और हम इनको कबूल नहीं करते। तो भाई मुस्लिम कंट्रीज बहुत कम कबूल करती हैं इसराइल को, और उनके खिलाफ भी स्टेटमेंट्स देती रहती हैं। इसी में सऊदी अरेबिया की हम बात करेंगे। सऊदी अरेबिया जिसने रिसेंटली इसराइल की पुल्ली टाइट की थी, कहा था कि हु द हेल आर यू, आप लोग क्यों फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हो, जरा बाज आ जाओ वरना हम एक्शन लेंगे। तो कुछ इस तरह की पुल्ली जो थी वो उन्होंने, और बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने जो थे वो इस्तेमाल किए थे अगेंस्ट इसराइल। लेकिन अभी वही सऊदी अरेबिया अपने सिटीजन्स को, अपने शहरियों को गिरफ्तार कर रहा है, जो एंटी इसराइल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जो इसराइल के खिलाफ बात कर रहे हैं, फलस्तीन का साथ दे रहे हैं, हमास का साथ दे रहे हैं, और साथ ही साथ उन लोगों को भी जो कुछ ऑनलाइन ट्वीट्स करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एंटी इसराइल बात करते हैं, या फलस्तीन की साइड लेते हैं या हमास की साइड लेते हैं, भाई उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। आधी रात को डंडे मार के उनको घरों से बाहर निकाला जा रहा है। उनकी अच्छी मालिश कर रहे हैं, वो गर्म तेल के साथ गरम तेल लगाकर उनको अच्छी मालिश दे रहे हैं, डंडों की बरसात कर रहे हैं, और उनको स्पेशल सिक्योरिटी प्रिजन के अंदर डाला जा रहा है। स्पेशल सिक्योरिटी प्रिजन वो कि जिसके बाहर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट रहती है कि अंदर से जो मुजरिम है वो कहीं भाग ना जाए। उन जेलों के अंदर डाला जा रहा है, बड़ी कड़ी सजा उनको दी जा रही है, और उनका सॉफ्टवेयर बड़े अच्छे से अपडेट किया जा रहा है कि वो एंटी इजराइल स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं। ये तो वही सऊदी अरेबिया है जिसने रिसेंटली कहा था कि फलस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है और इजराइल कर रहा है। तो भाई ये दोगलापन कहाँ से आ गया, ये डबल स्टैंडर्ड्स कहाँ से आ गए। तो इसके पीछे की भी एक वजह है कि सऊदी अरेबिया ऐसा क्यों कर रहा है। सऊदी अरेबिया फलस्तीनियों के तो साथ है, वो कह रहे हैं कि मासूम सिविलियंस जो है वो उनकी जान जा रही है, लेकिन वो हमास को सपोर्ट नहीं करते। हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भारत और जापान को लेकर एक विवादित बयान दिया और दोनों ही कंट्रीज को जेनोफोबिक कह दिया और बोल दिया इसी वजह से ये कंट्रीज तरक्की नहीं कर पा रही हैं, जो कि बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। इसके बाद अमेरिका के अंदर से ही जो बाइडेन को बहुत सारा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा और दुनिया भर से भी। और इसका रिप्लाई देते हुए भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी कहा कि भारत वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कंट्री है इस प्लेनेट पर, और हमें पता है प्लूरलिज्म और दूसरी चीज़ों के बारे में कोई हमें ना बताए तो बेहतर होगा। इंडिया और अमेरिका के रिश्ते पिछले कुछ दशकों में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर हैं, और ऐसे वक्त पर ऐसे स्टेटमेंट से दोनों देशों के रिश्ते में कोई तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन एक न्यूसेंस वैल्यू ऐड जरूर होती है जिसका फ़ायदा पाकिस्तान जैसे एंटी इंडिया देश उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आने वाले समय में जब दोनों ही देशों में चुनाव हो चुके होंगे तब पता चलेगा कि ये तो दोनों देशों के संबंध हैं वो आगे क्या करने जा रहे हैं।